आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के इसरार अहमद, जो कि 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं रानी की सराय क्षेत्र से और 348 निज़ामाबाद विधानसभा के विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये ग्राउंड ज़ीरो के यानी कि ज़मीनी स्तर के नेता हैं। लोगों से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं और आज हम इनसे क्षेत्रीय मुद्दों पे, क्षेत्रीय समस्याओं पे, इनके जीतने के बाद क्या इनकी सौगात होगी, एरिए को क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इलाके को क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 का उत्तर प्रदेश का है, उस मामले पे भी काफ़ी चर्चा होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा साहब, आप हमारे तक पहुँचे जी। हमसे सवाल करेंगे, हम उसका जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। तो मैं आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आपसे पूछ लीजिएगा कि निज़ामाबाद से लेकर के और फूलपुर तक की जो सड़क है, जो बहुत ही बदतर और डिलापिडेटेड हालात में है, अगर आप जीतने के बाद इसका रेनोवेशन का काम करवाएंगे, इसकी मरम्मत का काम करवाएंगे, सबसे पहला सवाल आपसे यही है। सबसे पहली बात, सवाल ये तो सवाल हमारे समझ के बाहर की बात हो। अभी हमको उस पद पे आश्रित तो हो जाने दीजिए, हमको बैठ तो जाने दीजिए, तब तो हमसे सवाल करें, हम जवाब देंगे। बहरहाल मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं, आगे भी रहूंगा। और बिना विधायक का उस पर मेरा प्रयास चल रहा है कि वह रोड बेलवई तक बन जाए। मैं उस पर लगा हूँ, मैं बेलवई तक उसका प्रयास कर रहा हूँ कि बेलवई तक बन जाए। बहुत अच्छी बात है। खैर, चुनाव जीतने के बाद क्या सौगात होगी इलाके के लोगों की, और जिस हिसाब से प्रबल दावेदारी दिख रही है आपकी, इलाके के लोगों को क्या मिलने वाला है, किस रूप में मिलने वाला, आप ज़रा बताइए। देखिए, अभी तो पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, टिकट मुझे मिलता है, तो सबसे बड़ी सौगात तो हमारे क्षेत्र की जनता को मिल जाएगी, क्योंकि उनकी मन की मांगी हुई मुराद पूरी होगी। उन लोगों की ख्वाहिश है कि इसरार यहाँ से विधायक हों। बनने के बाद जो होगा आपके सामने आएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि लखीमपुर खीरी का मामला जिस हिसाब से अपराइज कर रहा है, तूल पकड़े हुए है कि करीब 4 किसानों को कुचल दिया गया बीजेपी के नेता द्वारा, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या बीजेपी सरकार जो एकदम निर्मम और क्रूर हो चुकी है? देखिए, ये मुल्क जो है संविधान पे चलता है और संविधान के तहत हर लोग बंधे हुए हैं। अगर आप क्राइम करेंगे, जुर्म करेंगे, तो संविधान में जो कानून बना उसके तहत आपको सज़ा मिलनी है। ये सरकार जब संविधान को नहीं मानेगी तो फिर सज़ा किसको मिलेगी? अभी यही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे वर्तमान, इन्होंने ठोक वाला एक नारा दिया था, अगर छोटी सी घटना हो जाती है तो उसको FIR करा के उसका घर तक गिराया जाता है, उसकी चीज़ें कुड़ुक की जाती थी, सब कुछ। यहाँ तक धरना प्रदर्शन करने वालों का संपत्ति को नुकसान किया गया था और उस पर तो धाराएं नियुक्त हो चुकी हैं। 302 का भी मुलजिम है, 304, 523, 323, 504, 506 तमाम धाराएं हैं। उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वो बाबा का ठोको और गुंडा भगाव वाला भाषा कहाँ चली गई? उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए और मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी उनको बचाने का प्रयास कर रही है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी सभी लोग जितनी निंदा करेंगे कम है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, संविधान के आईने तले जीती है चुनाव, सेंट्रल में चाहे हम बात करें चाहे स्टेट में बात करें, लेकिन संविधान को वो कुचल रही है, संविधान विरोधी एक तरीके से पार्टी, आपके कहने का। आप बताइए ना, अभी गुप्ता को मार दिए बना गोरखपुर में जी। वहाँ DM कप्तान कह रहे हैं मुकदमा मत करो, हम पैसा दिला देते हैं इतना। तो ये संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई जाए तो और क्या है? अगर अपराध किया तो संविधान के साथ मुकदमा करो। तो परिवार के लोग इतना जागे, अखिलेश जी गए, उनके घर को पैसा दिए, फिर इन लोगों ने पैसा भी दिया, नौकरी की बात कही, तब जाके FIR हुआ। वहाँ भी इतना हल्ला हुआ, उसको भी बचाने की, जो किसानों के बीच में कि गए थे, वो लोग गए थे तो इनको दौड़ा लिया मारने में, बीच बचाव में होगा। ये सब बचाने की बात नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? इस कानून की धज्जी उड़ रही। सरकार का कोई सिर्फ नाम की या काम की तो है नहीं। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। जैसे
नौजवान परेशान है, पढ़ लिख के रोजी रोटी से नहीं जुड़ रहा है, बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी में आदमी क्राइम की तरफ मुड़ता है। क्राइम को आप रोकने की बात कर रहे हो, जब तक आप रोजी रोटी से नहीं जोड़ोगे तब तक क्राइम नहीं रुक पाएगा। छात्र परेशान है, छात्र का स्कूल बंद है, छात्र का हर काम बंद है, छात्रवृत्ति बंद है। उस छात्रवृत्ति से बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं, लेकिन सब तो आपने रोक रखा है। महिलाओं की जो है वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, बुजुर्गों के लिए जो तमाम योजनाएं सब बंद किए हैं। अखिलेश यादव 52 लाख किसान जो है, अरे समाजवादी पेंशन योजना के तहत महिलाओं को देते थे 500 रुपया, साल का 6000 होता था। ये लोग घुमा के उसको जो है किसान की किताब से 6 लाख रुपया दे रहे हैं, तो नाम कर रहे हैं हम 6 लाख दे रहे हैं। योजना तो जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जो चलाया था उसी को नाम बदल के खाली ये लोग चला रहे हैं। कोई आज तक इन्होंने कोई प्रगति की हो प्रदेश में तो बता दीजिए, कोई नया काम किया हो तो बता दें। अखिलेश यादव प्लांट नहीं बैठाए होते बिजली का तो आज शायद हम लोगों को बिजली भी नहीं मिलती। नया प्लांट ये लोग कोई बैठाए हो, नया कोई काम इन्होंने किया हो तो बताइए। तो ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है, समाज विरोधी पार्टी है? एकदम उनका अपना मैनिफेस्टो है, उनको अपने मैनिफेस्टो आरएसएस के मैनिफेस्टो के हिसाब से उनको चलना है। क्या बचा है? हिंदुस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान के इंसानों को गुलाम बना दिया, कर्जबंद बना दिया। 40% गरीबी थी, आज 80% गरीबी बढ़ गई। आप कह रहे थे गरीबी मुक्त कर देंगे, तो गरीबी तो बढ़ा दिया आप। सिलेंडर जब महंगा उतना कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोल डीजल को लेके आप लोग रोड पे उतरे थे, आज सिलेंडर कहाँ चला गया? आज दवाइयाँ कहाँ चली गई? आप नौजवान गलती से या ना अनजाने में उसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वो 3 आदमी लड़के गलती से बैठ के चले गए, 100-200 रुपया फाइन जहाँ लगती थी आज 10,000 की फाइन लग रही है। अलमुनियम कितने की थी? 6,500 हो गई। सीमेंट आपकी 200 की थी, 450 रुपये हो गई। आपकी रेत जो है 6,000 5,000 थी, 12,000 13,000 हो गई। सीख सरिया कहाँ चली गई? कोई आप हमारे गांव के लोग जो भोले भाले हैं वो दुकान पे जाते हैं, कहते हैं धनिया मिर्चा दे दे भैया, 20 रुपये दे दो, 25 रुपये दिया जाए। पता चला कि आप थोक भाव में लीजिए तो पता चले कितना महंगी हो गई। महंगाई चरम सीमा पर हो गई। इतनी महंगाई के बाद 6,000 किसानों को दे के बका दे रहे हैं। हमारे लोग भाग जा रहे हैं। भागना नहीं चाहिए, इन लोगों को होश में होना चाहिए कि पहले देश रहेगा तो हम सब हैं, जब देश नहीं है तो कुछ नहीं है। ये लोग देश को बेचने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं। इनको नकारने का काम करें, अपनी पारी सरकार बदलने का काम करें। ठीक है, आपने अपना स्तर से विरोध किया, अपना एहतजाज उस पर जताया। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताल ठोक चुके हैं। इससे समाजवादी पार्टी की असुरक्षा तो बढ़ेगी, मुस्लिमों का वोट कटेगा, तो इस पे आपकी क्या राय है? इससे समाजवादी को कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होने वाला। ओवैसी साहब तो आके शिवपाल जी से भी बात कर रहे हैं जी, और राजभर अपने जो है समाज के जो ओम प्रकाश राजभर से भी बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण से भी बात कर रहे हैं। वो भी सेकुलरिज्म के तहत लड़ने आ रहे हैं, कोई कट्टरपंथी बन के तो लड़ने आ नहीं रहे हैं। सेकुलरिज्म में जब गठबंधन में लड़ेंगे तो फिर जिसका जो वोट होगा उसको मिलेगा, समाजवादी को समाजवादी को जाएगा, उनका उनको जाएगा। तो कहाँ से उसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जिसे बीजेपी वाले कट्टरपंथी है तो उलमा ओवैसी साहब को कट्टरपंथी क्यों कर रहे हैं? वो भी राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और आज से राजनीति नहीं है, आज़ादी से पहले से उनके फादर जो है राजनीति कर रहे हैं, और आज़ादी से पहले से उनकी पार्टी है, वो लोग काम कर रहे हैं। उनके अपने यहाँ लड़ते हैं, दूसरे यहाँ भी लड़ने गए हैं। अब जनता उनको कितना पसंद करती है आने वाला दिन बताएगा। अच्छा, अगर अलायंस हो जाए समाजवादी पार्टी के साथ तो कुछ मामला फ़ायदा हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा की बात की जाए ओवैसी साहब से? देखिए, हम ओवैसी साहब की बात नहीं खाली करेंगे जी। अभी ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है जी। ओवैसी साहब आएंगे, अपने आप को खड़े होने की कोशिश करेंगे, और ओवैसी साहब लीडर हैं, अपने हिसाब से कितना मोटिवेट कर लेते हैं, कितना कन्विंस कर लेते हैं लोगों को, और वो तो यहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि ओवैसी साहब को वोटिंग करेगी कि ना करेगी। हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, नहीं उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारा कहना मुनासिब नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा। अब ओवैसी साहब के ऊपर है कि वो कितना वोट ले लेते हैं। अच्छा, किसान का मुद्दा करीब साल भर से गहराया हुआ है।
सरकार एक तरफ ऑन द अदर हैंड कह रही है कि ये जो बिल है, ये जो कानून है किसान के हक में है, किसान के लिए है, और ये कह रही है कि किसान मुगालते में है, किसान भ्रम में है, ये किसान के ही लिए है। तो आखिर अपोजिशन इस पर राजनीति क्यों सेक रहा है? अपोजिशन राजनीति नहीं कर रहा है, किसान तो अपना आंदोलित हो तो मांग बैठा, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी उसका के बैठाई है, वो तो अपनी मांग को अड़े हुए हैं। क्या मोदी जी किसान है क्या योगी जी किसान है क्या, अमित शाह किसान है क्या, कि किसानों के हित की है क्या अनहित की है? वो कहिया से जानने लगे कि हाँ किसानों के हित के क्या हित की है। किसान अपना हित अहित समझेगा कि आदि मोदी जी या योगी जी या अमित शाह समझेंगे? किसान के हित में होता तो किसान पागल था कि अपने बीवी बच्चों को लेकर उतने दिन से यहाँ पर रोड पर बैठा हुआ है। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, इस मुल्क की आवाम के लिए लड़ रहा है। आने वाला दिन अगर ये बिल पास हो गई तो पूरे भारत के लोगों पे संकट मारा रहा है, संकट की घड़ी आ जाएगी। इसलिए किसान उसको वापस करने की मांग पे अड़ा हुआ है और इनको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो एक ना एक दिन बहुत क्रांति इसकी फैल जाएगी, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अभी देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी सामने चुनाव है, अब आगे होने वाला क्या है देखा जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जा रहे थे लखीमपुर खीरी, उनको जिस हिसाब से गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी एंटीसिपेटेड आर्डर के, तो क्या लगता है बीजेपी तानाशाही की तरफ जा रही है, अपोजिशन वगैरह को डिटेन करके, नज़रबंद करके? क्या आपको 4.5 साल में अभी कहीं लगा कि डिक्टेटरशिप नहीं है क्या? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी तो घूमते, क्या डिक्टेटरशिप सब नज़र नहीं आ रही है क्या? डिक्टेटरशिप में तो ही चली रही है ये सरकार। जी। किसी विपक्षी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, अपना मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, जबकि हमारे संविधान में व्यवस्था क्या है? देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये लोग इन लोगों के सामने नहीं रख सकते। अभी तमाम विभाग है, सब लोग जाते थे अपनी मांग लेके उत्तर प्रदेश में, मुख्यालय पर लखनऊ जाते थे, अपनी मांग को करते थे। अखिलेश के ज़माने में शिक्षा विभाग के लेके तमाम सफाई कर्मी से प्रधान से लेके सभी लोग गए, सबको अखिलेश यादव ने पूरा किया। जो पूरा होने लायक पूरा करना चाहिए। मुखिया का मतलब कि प्रजा सुखी हो, राजा का मतलब कि हमारी प्रजा सुखी हो। जब प्रजा सुखी नहीं है तो फिर राजा के रहने से कोई मतलब नहीं है। लोगों के अंदर एक तरीके की, इस तरीके की भी भावना है कि सपा जो पार्टी है वो यादवों की पार्टी है, इस तरीके की लोगों की सोच है। तो मुसलमानों का कुछ आशियाना है इसमें? अगर हाँ ऊपर से तो चीज़ें हैं, ज़मीनी तौर पे देखा जाए तो क्या वो इज़्ज़त, क्या वो चीज़ें मिल पाती हैं, वो एक्सेस मिल पाता है मुसलमानों को? जब समाजवादी की सरकार रहती है, चाहे मुसलमान बीएसपी में रहे, चाहे मुसलमान कांग्रेस में जो रहने वाला है, जो भी चंद लोग हैं, अगर अधिकारी के सामने जाते हैं अहमद मोहम्मद नाम सुनने पर उसके दिमाग में हो जाता कि ये सफाई है, ये इज्जत है मुसलमानों की समाजवादी सरकार में, और अधिकारी उसका एहतराम करता है, उसका काम करता है। ये नहीं वो बताता कि मैं कांग्रेस से आया हूँ कि बीएसपी से आया हूँ, खाली अहमद मोहम्मद के नाम से अधिकारी उसका एहतराम करके काम कर देता है। हमको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, हमको कोई जो है तख्त तो ताज नहीं दे देगा। हम अपना वोट देके अपना राजा पैदा करते हैं, वो राजा इसलिए पैदा करते हैं कि वो राजा हमारा मान सम्मान बढ़ावे। अगर दूसरी पार्टी में अहमद मोहम्मद अधिकारियों से बताने पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है काम सही तरीके? आज चले जाइए, यादव का नाम ले लीजिए, मुसलमान नाम ले लीजिए, बीजेपी का एक तो लाइसेंस कोई बना के बता दे तो मैं जानूँ। अगर आपने अहमद मोहम्मद बता दिया तो अधिकारी है तो पता चला कि 10 मुकदमा ठोक देगा। कितने मुसलमानों के ऊपर मुकदमे ठोके गए पता है? मेरे जैसे आदमी पे 6 मुकदमे ठोके गए इस सरकार में। लेकिन मैं हिलने वाला डरने वाला थोड़ा, मेरा मालिक ऊपर वाला है, वो जो चाहेगा वही होगा, दूसरे के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो लगता है कि मुसलमान विरोधी पार्टी है जो भी है, अगर भाजपा की बात की जाए विशेष भाई 100% विरोधी है। अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो फिर हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रही है, हमारे हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमसे तो दूर भाग रहे हैं। अब वो उनका कि भाई मुसलमान भी उनसे दूर है, उनके कारनामे पे सेकुलर बन जाएं, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। सेकुलर बनने में सबका फ़ायदा है। असल में अब राजनीतिक पार्टी की जो मामला है, राजनीतिक पार्टी मसले के है कि राजनीति इसलिए की जाती है कि हमारी पार्टी कितनी मजबूत हो, राजनीति ये नहीं की जाती कि हमारा देश कितना मजबूत हो। हमारा इसी पे जोर रहता है कि देश के तय सोचते हुए राजनीति करिए। राजनीति सबसे बढ़िया खिदमत का तरीका है। आप इससे बढ़िया खिदमत कर सकते हैं। जैसे मैं बिना पद का, बिना विधायक, बिना सांसद का रहते हुए लोगों की खिदमत अल्लाह ताला मुझसे जितनी लेते हैं मैं कराता। मेरी औकात नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों से करा देता, मैं खुशनसीब हूँ।
कि मेरे हाथों से हो रहा है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से ये मामला बहुत गहराया हुआ, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें चली गई हैं, लखीमपुर खीरी वाले मामला, तो क्या आपके नज़रिए से अगर हम जानना चाहें तो इसमें इंसाफ मिल पाएगा या फिर वो चीज़ें सिर्फ कार्रवाई और डिस्कशन और डिबेट बन करके ही रह जाएंगी? देखिए, संविधान को लेके चलेंगे, कानून के चलेंगे तो इंसाफ मिलेगा जी। अगर लीपा पोती लेके चलेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसा कि भाजपा के लोगों ने लीपा पोती शुरू किया कि वो लड़के गए थे, इनको उनके ऊपर हमला हुआ तब उकरे गया, तो जबकि ये उसकी तो वीडियो वायरल हो गई है कि लोग एकदम डायरेक्ट कुचलते हुए जा रहे हैं। अब इस पर लीपा पोती ना हो तो इंसाफ मिल सकता है, और लीपा पोती हो जाएगी तो कौन है, किससे इस इंसाफ की उम्मीद करेंगे? आईओ कौन होगा, जांचकर्ता कौन होगा, कोर्ट में कागज कौन पेश करेगा? यही लोग करेंगे ना। तो कोर्ट में तो भाई कागज के साक्ष्य के आधार पे ही ना अदालत फैसला देगी। तो जब साक्ष्य सही जुट के चला जाएगा तो सज़ा मिल जाएगी, नहीं जाएगा तो बरी हो जाएगा। तो लग रहा है कि संविधान के हिसाब से काम हो पाएगा इसमें, विशेष कर सरकार में तो कोई संविधान के माने नहीं रह गया है। अब 2-4 महीने में चुनाव होने वाला है, सरकार बदलेगी तो फिर अधिकारी का रवैया बदलता है, तो फिर गलत चीज़ सही जगह पहुंच जाती है, और सरकार बदली तो फिर इंसाफ मिल जाएगा इन लोग। इसी से संबंधित मैं एक सवाल पूछूंगा। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि इस मामले पे उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर बहुत असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, इससे घटना से सिर्फ असर नहीं पड़ेगा जी। किसान जो 10 महीने से वहाँ डेरा डाला है, किसान के आंदोलन से असर पड़ेगा जी। क्योंकि किसान 4 ठो मरे हैं, उससे पहले भी वहाँ ठंडी में मर गए, वहाँ कई लोग मरे हैं। ये तो सीधे सीधे हत्या हो, वो तो सवाल है, उनके ऊपर सज़ा मिलेगी हत्या। किसान आंदोलित होकर जो वहाँ पर रह के मरा है, सरकार पे मुकदमा होना चाहिए कि आपकी वजह से आप 45 लाख रुपया का समझौता करने पहुंच गए कि हम 45 लाख रुपया दे रहे हैं, 10 महीने से किसान वहाँ पड़ा है, क्यों नहीं समझौता कर रहे हैं? कि किसान जब नहीं चाह रहा तो हम क्यों ज़बरदस्ती थोपे? उनको वापस लेना चाहिए। तो किसान तो पहले ही से इनसे नाराज़ है, और किसान की नाराज़गी उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की ताबूत किल ठोक जाएगी। आज़म खान की बात करें, आज़म खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और एक तरीके से फाउंडर मेंबर भी कह सकते हैं। शुरुआत ही एक तरीके से उन्होंने किया है, तो उनको जिस हिसाब से पार्टी ने दरकिनार किया, ये लोगों की सोच है, क्या आपको लगता है सही किया पार्टी ने? जैसे किसके कहने पे आप कह रहे हैं पार्टी ने दरकिनार कर? ये पब्लिक परसेप्शन है, मैं उसकी बात। पब्लिक नहीं कर रही, एक भी पब्लिक नहीं कहेगी। जो नादान लोग हैं, नासमझ है, वो ये बात कहेंगे। जिनको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है, इंसानियत की ABCD नहीं मालूम है। आप बताइए, गवाही पर दूसरे की आप मानेंगे कि घर की गवाही मानेंगे? जब उनकी बीवी छूटती हैं, उनकी बीवी कहती है कि समाजवादी पार्टी पूरी मेरे परिवार के साथ तलमन से खड़ी है और वह मेरे साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, तो अब कुछ दूसरा भी प्रूफ लाना पड़ेगा काफ़ी। नहीं, प्रूफ की बात ये है कि जिस हिसाब से मामला चला। अच्छा, ये एक सवाल उसी में आपसे है कि क्या जो सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं या फिर कुछ हकीकत भी उसमें है? उस सब के सब बेबुनियाद हैं। अब एक मसला उनके बच्चे वाला फंसा था, उसमें कमी आई है तभी वो करे हैं। अब उसमें वो तो जैसे कोई एक मामला ऐसा होता है कि आपने गुनाह किया, आपने अपराध किया, आपको ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन एक तो जानबूझ के फर्जी तरीके से बनाया जाए तो उसका कहाँ इंसाफ मिलेगा? आप ही को इंसाफ करना, आप ही फंसा रहे हो तो इंसाफ कैसे होगा? क्या मुर्गी चोरी कर सकते हैं, अंडा चोरी कर सकते हैं, बकरी चोरी कर सकते हैं? ये तो दुनिया, एक अंधा बहरा भी गूंगा भी कह देगा कि फर्जी तरीके से सब बजाया जा रहा है। ये अगर पॉलिटिकल वो होता तो ये धरने प्रदर्शन से मामले हल होते, लेकिन ये तो व्यक्तिगत टेस्ट निशाना बना के आपको बजाया जा रहा है, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं था। तो अब कानूनी प्रक्रिया में था, अब तंग आ गई कोर्ट भी, अदालत भी, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि जल्दी जल्दी इसकी सुनवाई करके ख़त्म करो। और अखिलेश यादव आजम खान साहब खातिर जो कर दिए और जो कर रहे हैं, ये जो लोग सवाल करें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आजम खान छूटेंगे तो खुद ही सवाल का जवाब दे देंगे कि समाजवादी मेरे साथ क्या की है क्या नहीं की।
जी। हाँ, ये बेहतर लोगों के अंदर परसेप्शन बैठाएगा कि वो किस तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से साथी। मैं अगला सवाल आपसे कि बीजेपी का कोई काम ऐसा लगा सेंट्रल में 2014 से 7 साल हो गया और 4.5 साल हो गया यूपी में, कोई ऐसा काम है जो लगता है सही तरीके से फाइनली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाया है? अरे मैं बता रहा हूँ, कोई का एको काम किए हो तो बताओ, है ना जी। एक भी कहीं किए हो तो बताओ जी। आप बहुत दूर मत जाइए। हमारे विधानसभा निजामाबाद में मैं अखिलेश जी से कह के पुल बनवाया था, मुस्लिम पट्टी वाला, 16-17 में हो गया था, 15-16 में। उस पर मैं उस दिन जा रहा था तो आदित्यनाथ जोगी जी का बोर्ड लगा है। सिर्फ हमारे कामों, समाजवादी कामों पे बोर्ड लगाए हैं, नाम बदले हैं, यही तो काम किए। और कोई काम किए हो तो बताओ। एक तो बड़ी मेहनत से बड़ा हल्ला किए कि आजमगढ़ में जो है मेडिकल कॉलेज आ रहा है, वो आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रही है, वो भी अभी तक बुनियाद नहीं रखी गई। तो भाई इनके पास तो झूठ का पुलिंदा है, जितना झूठ बोल लेते हैं उतना खूबसूरती हम आप नहीं बोल पाएंगे, और लोग गुमराह भी हो जाते हैं उसी में। जब गुमराह फिर होंगे तो फिर नुकसान झेलना है सबको। सवाल आपसे अगला ये है कि बीजेपी तानाशाह पार्टी है आपकी नज़र से? मेरी बात छोड़िए, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, उनका विपक्षी हूँ। हिंदुस्तान के नागरिक से पूछेंगे तो नागरिक बोलेगा कि तानाशाह सरकार। भाई हम लोग तो विपक्षी हैं, हम लोग तो कहेंगे कि तानाशाह है, लेकिन आम आदमी जो रोज़मर्रा का खाने कमाने वाला है, रिक्शा ठेला वाले से आप बात करिए, लखनऊ में चले जाइए, जो बेचारे जो चना बेचते थे, मूंगफली बेचते थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग खाने के मर रहे हैं। भैया पहले दूसरी सरकारी रहते थे तो लोग आते थे, लोगों का काम होता था, तो हम लोग की भी जो है बिक्री होती थी। यहाँ इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है। और जैसे हिंदुस्तान कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, इसका पता बहुत दूर तक नहीं जाना। आप सोनार की दुकान पे चले जाइए, अगर सोना महंगा है तो आप समझ लीजिए हमारा देश कमज़ोर है, अगर सोना कमज़ोर हो रहा है तो हमारा देश मजबूत है। उसी तरह से दिल्ली में, लखनऊ में आप ठेला खुंचा वाले, रिक्शा वाले से पूछ लीजिए क्या हाल है भैया, वो कह दें कि हम ठीक है, तो समझ लीजिए कि ठीक ठाक चल रहा है। देश का पता सोनार की दुकान पे लगाइए और लखनऊ को पता रिक्शा ठेला वाला लखनऊ में पता लगाइए, खुंचा वालों से पता लगा लीजिए, पता चल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर का जिस हिसाब से दंगा हुआ, तमाम बेकसूर और निर्दोष लोग मारे गए, क्या ये समाजवादी पे दाग नहीं है? एक बहुत बड़ा जो मुस्लिम में बहुत सारे लोगों का, नौजवानों का ऐसा एक अनुभूति है कि वो मानते हैं कि ये एक तरीके से मुसलमान इससे विरोध करते हैं, इस पर्टिकुलर मामले से लेकर के, ये धब्बा मानते हैं आप? नहीं, कोई धब्बा नहीं है, ये सब गलत बात है। मैंने फिर कहा कि वही नादान लोग ये सब सवाल करते हैं। जी। आप बताओगे हम 50 घर, हमारे घर में 50 फैमिली है, 50 फर्दन है हमारे घर में, और मैं घर का मालिक हूँ, मैं चाहूँगा अपने घर में झगड़ा हो, बवाल हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी चाहेगा कि मेरे प्रदेश में झगड़ा हो? कुछ चुनाव कराना है क्या, वोट लेना है क्या? वो तो टारगेट करके प्लानिंग के तहत, क्योंकि वो इलाका बहुत डेंजर इलाका है, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ लग के वहाँ पर पंचायतें होती हैं। यहाँ तो 10 लोग नहीं जुटेंगे, वहाँ लाखों की संख्या में होती हैं। और लाखों की संख्या में भीड़ का वो जो है रूप दिखा के उसको इस तरीके से तब्दील किया गया। जो आज सत्ता में बैठे हैं, इनका तो लक्ष्य ही था झगड़ा कराना, इनका तो काम ही था बवाल कराना। इसी पर करा के हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके तो ये सरकार में आए हैं। तो वो करा, इनके अपने मकसद में कामयाब तो हुए, लेकिन उसको अखिलेश यादव ने बहुत जल्दी कंट्रोल भी किया। और अखिलेश यादव ने छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के एक कपड़ा से लेकर स्वेटर से लेकर खाना तक की व्यवस्था तुरंत तत्काल कराने का काम किया और उसको रोकने का काम किया। तो अब एक बैग कोई झगड़ा हो गई तो 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो जब 2-4 लोग पहुँचेंगे तब न छोड़ाएंगे कि 2 लोग छोड़ देंगे अपने से। तो ये मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार है? एकदम, ये बीजेपी हर जगह दंगे में जिम्मेदार है। ये तो इनका फंडा है भाई, झगड़ा कराओ, राज करो। अंग्रेजों वाली नीति इनकी है। लेकिन नाक के नीचे तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाक के मुजफ्फरनगर, लखनऊ मुजफ्फरनगर में दूरी है, प्रशासन ही देखता है, मुख्यमंत्री नहीं देखता। तो प्रशासन कहीं भी संख्या में, अभी सरायमीर में 50-60 यहीं बैठे हैं आप, 50-60 थाना सिपाही दरोगा होंगे। अब 10,000 की भीड़ में दंगा हो जाएगा, 50-60 लोग कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सी घटनाएं घट जाएंगी, फिर प्रशासन जुटेगा, धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो झगड़ा प्लानिंग के तहत होता है, इंतजाम वक्त लगता है करने में। तो वो सब एक बात गलत है, किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, करने के बाद अगर मुखिया नाकारा हो, नहीं कुछ कर रहा है, तब कहिए कि कुछ आपने नहीं किया।
तो अखिलेश यादव एक ऐसे लीडर है, वो महबूब लीडर है, वो सबका लीडर है। वह सबका मतलब उसके दिल में कितनी मोहब्बत है उसके नज़दीक जाने के बाद ही पता चलेगा। अखिलेश यादव से आज कोई भी जब मिल लेगा तब पता चलेगा कि हाँ अखिलेश यादव हैं क्या चीज़। तो हम लोग उनके साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानियत झलकती है तब काम करते हैं, नहीं तो हम लोग गुलाम नहीं है समाजवादी के कि हम गुलाम हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद साहब, जिन्होंने अलग अलग सवालों पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दिया, बेबाकी के साथ जवाब दिया। और हमने शुरू में ही इनके इंट्रोडक्शन में बताया कि ये ज़मीनी नेता हैं और 348 निज़ामाबाद से प्रबल दावेदार हैं विधायकी के। उम्मीद है कि ये चुनाव जीते, हमारी दुआ इनके साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। खुदा हाफिज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।